हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है साहिल शेख और आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम देखने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री सुनते ही बच्चों को लगता है सर ये पास्ट में जो हुआ है तो हमें क्यों पढ़ा है। हमें इसलिए पढ़ना है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं वो हमें आज प्रेजेंट में इन्फ्लुएंस करती है और हमारे फ्यूचर की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। पास्ट हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये हमें करता है पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और सोशली। पॉलिटिकली कैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ज़्यादा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे पॉलिटिकली इफेक्ट करता है। इकोनॉमिकली दुनिया में कई देश डेवलप्ड है, कहीं डेवलपिंग है और कहीं अंडर डेवलप है। इसका रीज़न है हिस्ट्री में। कल्चरली हमारे जो ड्रेसिंग में रिफ्लेक्ट होता है, हमारे जो फूड हैबिट में रिफ्लेक्ट होता है, हमारे जो लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, इसका रीज़न है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हम देखने वाले हैं 10th की एनसीईआरटी। 10th की एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे हम पहला चैप्टर खोलते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो सबसे पहले हमें दिखती है ये फ़ोटो बनाई थी 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने। इसमें दर्शाया गया है कि दुनिया के सभी देश अपने अपने देश के फ्लैग के साथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक फीमेल वर्जन में बताया गया है, जिसके एक हाथ में लाइट ऑफ एनलाइटमेंट है, दूसरे हाथ में द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है। चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन क्या होता है, जो उनके मैन के ये अधिकार है वो है उसमें। इस फोटो को इस पोजीशन को लीड करते हुए जा रहे हैं यूएसए, उसके पीछे स्विट्जरलैंड, और अभी जो होमेज दे रहा है ट्रायंगुलर का फ्लैग है तो वो है फ्रांस। फ्रांस अभी नेशन स्टेट बना है, इसीलिए उसके पीछे में दिखा रहा है जर्मनी, जिसका फ्लैग है ब्लैक रेड येलो। खास बात इसमें देखने वाली ये है कि जर्मनी अभी तक के एक नेशन स्टेट बना नहीं था, लेकिन इसमें पेंटर ने दिखाया है कि जर्मनी भी नेशन स्टेट बनेगा। और इसी के साथ में लाइन में दुनिया के सभी देश है एक एक करके। इसमें आपको दिखेगा कि नीचे में जो टुकड़े पड़े हैं तो इसमें एब्सोल्यूटिज्म के जो है तो उसमें रिमेन्स है, जैसा उसमें क्राउन दिख रहा है, इसमें ये जो है एम्पायर का फ्लैग दिख रहा है, और ऊपर से इसको देख रहे हैं जीजस और एंजल्स। ये सब दिखाने का जो है मोटो है इसके पीछे में फ्रेडरिक सोरियो का, वो है कि दुनिया में जो है पूरी फ्रैटर्निटी है, एक ब्रदरहुड है, और साथ में जो दुनिया के देश है नेशन स्टेट बने हैं। आपको मैं बताता हूँ कि नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन व्हेन द पीपल हैव फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि लोगों में जब एक फीलिंग है कि उन्होंने एक साथ में स्ट्रगल किया है, एक उनके जो लीडर के साथ में उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो वो नेशन है। स्टेट के जो रिक्वायरमेंट है, 4 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है टेरिटरी, कि बाउंड्री होनी चाहिए। अगर कोई देश है जिसकी सीमाएं नहीं है तो एक नेशन स्टेट नहीं बन सकता, तो स्टेट नहीं बन सकता, तो उसकी एक टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें सिटीजन होना चाहिए। तीसरा, उसमें एक गवर्नमेंट होना चाहिए जो उस टेरिटरी को चलाए। और चौथा, वो गवर्नमेंट सोवरेन होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी डिसीजन वो खुद ले सके, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म ये चैप्टर में 6 सब चैप्टर हैं। पहला है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। दूसरा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तीसरा है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848। चौथा है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। पांचवा है विजुअलाइजिंग द नेशन। छठवा है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशन स्टेट के बारे में आपको बता चुका हूँ। नेशन व्हेन पीपल हैव फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। स्टेट 4 क्राइटेरिया चाहिए स्टेट बनने के लिए। पहला है टेरिटरी, दूसरा है सिटीजन, चौथा है गवर्नमेंट, पांचवा है सोवरेन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है 1789 में और एंड होता है 1799 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट होता है तब फ्रेंच पे जो राज्य होता है तो बर्बन डायनेस्टी का होता है। बर्बन डायनेस्टी में राजा को टाइटल मिलता है लुइस। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तब होते हैं लुइस 16। फ्रांस की सोसाइटी तब 3 स्टेट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला स्टेट है क्लर्जी, जिसमें होते हैं प्रीस्ट। सेकंड होता है नोबेल्स, जिसमें होते हैं राजा, जमींदार, फ्यूडरल्स, प्रिंस। थर्ड होता है कॉमनर, जिसमें होते हैं आम आदमी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट होता है, तो इसका कारण है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। लुइस 15 जो होते हैं तो उनके टाइम पे फ्रांस का जो वार होता है वो होता है ब्रिटेन के साथ। वो वार 7 साल चलता है। उस वार में फ्रांस हार जाता है, तो फ्रांस को ब्रिटेन से उसका बदला लेना है। जब अमेरिका रिवॉल्यूशन होता है तब अमेरिका जो होती है तो ब्रिटेन की कॉलोनी होती है, वहाँ पे अमेरिकन रिवॉल्ट करते हैं ब्रिटेन के अगेंस्ट में। तब फ्रांस उसको सपोर्ट करता है, लेकिन उसमें फ्रांस को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता है, तो फ्रांस जो है फाइनेंशियल डेब्ट में चले जाता है, कर्ज में चले जाता है।
फ्रांस के राजा सोचते हैं कि इससे बाहर निकलने का क्या उपाय हो सकता है, तो फ्रांस के राजा टैक्स बढ़ा देते हैं। जो 3 स्टेट होते हैं तो उसमें से टैक्स भरने वाला स्टेट होता है कॉमनर्स, क्योंकि जो क्लर्जी है वो भी टैक्स नहीं भरते और नोबल टैक्स नहीं भरते हैं। और उस साल जो होता है तो सीवियर विंटर होती है, उससे जो है क्रॉप का लॉस होता है। जैसे अपने इंडिया में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस बारिश हो गई तो क्रॉप लॉस हो जाता है, तो वैसे ही उस साल सीवियर विंटर होती है जिससे क्रॉप लॉस होता है, उस वजह से फेमाइन हो जाता है, जो अनाज की है कमतरता पड़ जाती है। इसके लिए जो राजा है 1789 में लोगों की परेशानी देखते हुए, यानी लोग रिवोल्ट करते हैं, टैक्स जो है नहीं भरना चाहते लोग, और उस टाइम पे जो है फेमिन भी आ जाता है, तो इसलिए राजा स्टेट जनरल बुलाते हैं 1789 में। स्टेट जनरल 5 में 1789 को बुलाया जाता है। ये क्या होता है, ये सुप्रीम पार्लियामेंट होती है जिसमें डेलीगेट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये तीनों स्टेट से पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ये सुप्रीम पार्लियामेंट है, जो स्टेट जनरल है, तो 175 साल में पहली बार बुलाई जाती है। इसका एजेंडा क्या होता है, मैनेज फाइनेंशियल क्राइसिस। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस जो फ्रांस में आया है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो डेलीगेट्स कौन कौन से आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेट के 300 डेलीगेट्स आते हैं, सेकंड स्टेट के 300 डेलीगेट्स आते हैं और थर्ड स्टेट के 600 डेलीगेट्स आते हैं। इसमें वोटिंग राइट इस तरह होता है कि फर्स्ट स्टेट का जो है उसका 1 वोट पकड़ा जाता है, सेकंड स्टेट का जो पूरे स्टेट का 1 वोट पकड़ा जाता है और थर्ड स्टेट का पूरा 1 वोट पकड़ा जाता है। अगर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कोई डिसीजन पे अगर अपनी राय अगर वोट देते हैं तो 2/1 हो जाता है, यानी इन दोनों का वोट जो है 2 हो जाएगा और इनका 1 ही रहेगा, तो यानी इनकी मेजोरिटी बनती है। तो इससे तो नाराज होकर थर्ड स्टेट के लोग कहते हैं कि पर पर्सन पर वोट आप पकड़िए। जैसे थर्ड स्टेट में 600 लोग हैं तो 600 वोट्स, और फर्स्ट स्टेट में 300 लोग हैं यानी 300 वोट्स, सेकंड में 300 लोग हैं ना 300 वोट। इससे जो वहाँ के उसके जो किंग है वो नाराज़ होते हैं और डिसएग्री करते हैं इस बात से, और कहते हैं कि जो ये 600 जो डेलीगेट्स आए थर्ड स्टेट के, इनको महल के बाहर निकालो। तो महल से बाहर आके ये थर्ड स्टेट के लोग जो है नेशनल असेंबली फॉर्म करते हैं। नेशनल असेंबली यानी ये जो 600 लोग हैं तो ये कहते हैं कि अभी देश का जो भविष्य है और देश को कैसे शेप करना है तो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो नेशनल असेंबली ये लोग बनाते हैं। और उसके 2 महीने बाद ही 14 जुलाई 1789 को फोर्ट ऑफ बेस्टाइल, एक जो फोर्ट होता है जहाँ पे अभी इनके प्रिजन जो है बनाया जाता है, वहाँ पे कुछ प्रिजनर रहते हैं, तो इसको वहाँ की जो जनता है, फ्रांस की जनता को रॉयल ऑपरेशन की तरह देखती है। इसलिए जो बेस्टाइल के जो प्रिजन को है जाके वहाँ पे लोग पूरी तोड़ देते हैं, वहाँ के प्रिजनर को छोड़ देते हैं और पूरी तरह उसको जो फोर्ट को है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे वेपन्स भी है, तो ये भी एक कारण था कि वो जहाँ पे बेस्टाइन पे हमला करते हैं। आज भी जो है 14 जुलाई 1789 को याद करके लोग बेस्टाइल डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको अगर याद होगा तो 2016 में फ्रांस में एक टेररिस्ट ने जो बेस्टाइल डे मनाने लोग आए थे उनके ऊपर ट्रक से कुचल दिया था। तो ये 2016 का ट्रक इंसिडेंट हमें याद रखना। 1789 से 1791 तक फ्रांस में नेशनल असेंबली का राज होता है। उसके बाद में ये जो नेशनल असेंबली है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स जिससे देश चले। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में नेशनल असेंबली अपने आप को लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। 1791 से 1792 तक लेजिस्लेटिव असेंबली का फ्रांस में राज चलता है। उसके बाद में 1792 से 1795 तक के नेशनल कन्वेंशन चलता है जिसको रीजन ऑफ टेरर कहता है। ये जो काल में है तो बहुत सारे मर्डर्स होते हैं। फेडरल लॉ को के गले काट के उसको जो भाले में लटका के लोग घूमते हैं। 1795 से 1798 तक डायरेक्ट रूल चलता है जहाँ पे 5 मेंबर की जो कमेटी होती है वो फ्रांस को गवर्न करती है। और 1799 में नेपोलियन इस डायरेक्ट रूल को ओवरथ्रो करते हैं और खुद का मोनार्ची, खुद का राज जो है वहाँ पे बनाते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म का पहला सब चैप्टर देखते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। नेशनलिज्म एक देश, तो देश की जो पहले जो उनके क्लियर एक्सप्रेशन था वो आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रांस जो एब्सोल्यूट मोनार्ची हुआ करता था, जहाँ पे सिर्फ राजा के मन के हिसाब से जो राजा को लगता था वो हुआ करता था, तो अब चेंज होकर वो बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन में बदल गया है। और ये रिवॉल्यूशन की जो रिवॉल्यूशन थे उन्होंने प्रोक्लेम किया कि नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन और नेशन की का शेप और उसकी डेस्टिनी जो वहाँ के फ्रांस के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी,
लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी तैयार करने के लिए क्या क्या किया गया। सबसे पहला ला पैट्रिक, फादरलैंड। फ्रांस को जो है फादरलैंड बनाया गया, जैसे हम हिंदुस्तान को अपनी क्या मदरलैंड बोलते हैं, भारत माता कहते हैं, तो वैसे पहले ला पैट्रिक फादरलैंड, फ्रांस को फादरलैंड बनाया गया। ला सिटोयन का मतलब है सिटीजन, कि यहाँ पे जितने भी रहने वाले फ्रांस में लोग हैं तो सब वहाँ के सिटीजन हैं। यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉय इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसमें सभी जो कम्युनिटी है इक्वल राइट एंजॉय करेंगे। और एक नया ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया फ्रांस के लिए, जो पहला जो एम्पायर का जो था वो उनके फ्लैग को हटा के ट्राई कलर नया फ्लैग बनाया गया। नई एक नेशनल असेंबली बनाई गई, जो उनके राजा को हटा के नई नेशनल असेंबली बनाई गई। देश के नाम पे कस्में खाए गए, देश के लिए गाने बनाए गए, देश के लिए मरने के लिए कस्में खाई गई है। सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसकी जगह पे यूनिफॉर्म लॉ बनेगा एक। अबॉलिशिंग इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यू, जो देश के अंदर में इंटरनल कस्टम ड्यूटी जगह जगह पे लगी जाती थी, ड्यूज लगे जाते थे, तो उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स, देश में अलग अलग जो भी उनके वेट्स और मेजर्स यूज़ किए जाते थे तो उनको सबको हटा के सिर्फ एक वेट और मेजर्स रहेगा, तो ये किया गया। डिस्करेज रीजनल डायलेक्ट एंड इनकरेज फ्रेंच, फ्रांस में अलग अलग जगह पे जो अलग अलग प्रांत है वहाँ पे उनकी अलग जो रीजनल डायलेक्ट बोला जाती थी। जैसे एग्जांपल इंडिया में महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, एमपी में हिंदी, ऐसे अलग अलग डायलेक्ट रीजनल डायलेक्ट बोले जाते हैं। तो वैसे ही फ्रांस में भी बोले जाते थे। इन सबको डिस्करेज करके उन्होंने जो पेरिस में बोली जाती थी फ्रेंच, तो उसको इनकरेज किया और अपनी एक देश की लैंग्वेज बनाई है। रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिक्टेटरशिप। तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका मिशन है कि यूरोप की जितने भी नेशन है तो उनको लिबरेट करना है डिक्टेटरशिप से, तानाशाह से उनको डिक्टेट करना है, तानाशाह से उनको आज़ाद करना है। जब फ्रांस में इवेंट हो रहे थे उसकी न्यूज़ बाहर पहुंची तो जो स्टूडेंट थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास थे तो उन्हें अच्छा लगा कि लिबर्टी मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, तो उन्होंने इस चीज़ का उनके खूब सपोर्ट किया और अपने देश में जैकोबियन क्लब जो है उसकी स्थापना की। जैकोबियन क्लब का पहले नाम था सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बाद में रिप्लेस करके जैकोबियन क्लब जो है नाम रखा गया। देयर एक्टिविटी कैंपेन प्रिपेयर्ड वे फॉर फ्रेंच आर्मी, तो ये जो एक्टिविटी जैकोबियन क्लब था, तो जब 1790s में नेपोलियन ने इन देशों पर अटैक किया तो उनका वहाँ पे वेलकम किया गया, तो इस कैंपेन की वजह से उनका स्वागत किया गया। जैसे हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में और मच ऑफ इटली में। फ्रेंच आर्मी कैरिड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, तो बाहर में उन्होंने नेशनलिज्म यानी एक देश का जो है वो आइडिया बाहर लिख दी। नेपोलियन के बारे में देखते हैं। इन न्यू टेरिटरी विंस बाय नेपोलियन ही इंट्रोड्यूस रिफॉर्म विच ही ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। जो नेपोलियन ने फ्रांस में रिफॉर्म लाए थे उसने नई जो टेरिटरी कॉन्कर किया वहाँ पे भी उसने वही रिफॉर्म लाए हैं। ही इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल, जो रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो प्रिंसिपल्स थे तो उसने उन्हें भी ऐड किया टू मेक सिस्टम मोर रैशनल एंड इफेक्टिव। सिविल कोड ऑफ 1804, इसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। इस कोड के तहत अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पे जो भी प्रिविलेजेस थे तो उन्हें जो है हटा दिए गए थे, पूरी तरह से अबॉलिश किया गया था। स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है, राजा भी इक्वल है, कॉमन पीपल भी इक्वल है, तो सब लोग जो है लॉ के सामने इक्वल है। सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, हर आदमी को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। नेपोलियन के जो टेरिटरी जीतने के जो एडवांटेजेस वहाँ के टेरिटरी को क्या क्या मिले, वहाँ के लोगों को क्या मिले। अबॉलिश फेडरल सिस्टम, जो ज़मींदारी का जो सिस्टम था फेडरल सिस्टम, उसको नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम, जैसे वहाँ पे जो है ज़मींदार हुआ करते, जो वास्ट हुआ करते थे उनके अंडर में जो फार्मर काम किया करते थे उनके स्लेव्स की तरह काम किया करते थे, तो उनको सर्व कहा जाता था। तो सर्वडम से जो है तो उससे उनके फ्री किया। मैनुअल ड्यूज, जो आदमियों को जाके कुछ अपने जो महीने के दिन काम करना पड़ता उससे जो है फ्री किया। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड किया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन रिमूव, गिल्ड क्या होता है, मर्चेंट जो होते हैं तो एक ग्रुप में चला करते थे पहले तो ट्रेड करने के लिए, उसे गिल्ड कहा जाता है, हिंदी में जत्था कहा जाता है। तो ये जत्थे के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन जो है तो पूरी तरह रिमूव किया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। डिसएडवांटेजेस क्या कहते हैं,
नेपोलियन ने जो नई टेरिटरी जीता था तो वहाँ पे उसने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, सेंसरशिप रख दी, कोई नेपोलियन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, कोई नेपोलियन के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकता न्यूज़पेपर में, अगर लिखता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और फोर्स एडमिशन इनटू आर्मी, वहाँ के लोगों को जबरन जो है फ्रेंच आर्मी में दाखिल किया गया। क्यों? क्योंकि फ्रेंच का जो है एक सपना था कि पूरे यूरोप को जीतना। तो यहाँ पे हम जो है पहला सब चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन समाप्त करते हैं। तो सेकंड सब चैप्टर है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। डू कमेंट, लाइक, रिकमेंड एंड शेयर।